ओके, सो ये आपका नया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, टेम्परेचर लिंक्ड है बहुत ज्यादा, और आइडियल गैसेस बहुत ज्यादा लिंक्ड है, मतलब ये तीनों जरा बहुत ज्यादा लिंक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी डिस्टिंग्विशमेंट है इन सबके बीच में, और कहानियां जो है वो अलग अलग है तीनों चैप्टरों में। तो उस लिहाज से, लेकिन सवाल अगर देखोगे तो सवाल ऐसा कभी नहीं आएगा कि सिर्फ आइडियल गैसेस का हो, या सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का हो, ठीक है, या सिर्फ टेम्परेचर का हो, तीनों लिंक ही आते हैं, ठीक है, या दो टॉपिक लिंक आ जाएंगे, इस तरह से ही कहानी चलती है आपकी पूरी। अच्छा, सो थर्मोडायनेमिक्स पे बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो आपका चैप्टर है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कुछ आया है चैट में, वालेकुम अस्सलाम हम्माद। सो दिस इज अ चैप्टर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और नेमली 3 काइंड ऑफ एनर्जी आपने पढ़नी है, और इनकी कंजर्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली एनर्जी जो है, जो आपको पता होनी चाहिए है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी डिनोट होगा विद द सिंबल यू। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी ये है कि सम of all the microscopic kinetic and potential energies of particles in a system। अच्छा, इन अ सिस्टम या ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की बात कर रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर उसके सारे सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज होगा। और अगर एक सिस्टम की बात कर रहे हो तो पूरे सिस्टम के अंदर ये पूरी कहानी होगी, ठीक है जी। अच्छा, और जो है वो हम ये बात कर लेते हैं, क्या बात करनी थी? सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। मैं सब्सटेंस लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट। यस मेरा बच्चा, मैं कर रहा हूँ इन अ सब्सटेंस। वेट 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 वेट, इन अ सब्सटेंस। अच्छा, ना अब इस पे बात करनी है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज है और माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज है, ये क्या चीज है, ठीक है जी। व्हाट आर दीज? तो यू ऑल नो कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो एक गैस को लो, लिक्विड को लो, सॉलिड को लो, सब में यही कहानी होगी, लेकिन गैस में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज कर लोगे सब। तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यू ऑल नो दे आर इन रैंडम मोशन, ठीक है जी। रैंडम मोशन में होते हैं, ये पार्टिकल इधर से उधर जा रहा होगा, ये पार्टिकल इधर से उधर जा रहा होगा, ये पूरा वक्त इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होते रहेंगे, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ देम आर इन रैंडम मोशन। सबसे पहली कहानी जो है, इनका जो रैंडम मोशन है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये इनकी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी यहां से आ रही होती है, राइट, जो ऑब्वियसली डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड टू, linked to temperature of the substance, right? Temperature of the substance। Obviously you know, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी चीज का, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो जो है यानी बेसिकली उसके पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी गेन करेंगे, वो और तेजी से वाइब्रेट कर, अगर सॉलिड होंगे तो वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड या गैसेस में इधर उधर पागलों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जिस पागल बने से जा रहे होंगे, उस वो मेजर होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी, जितना तेज जा रहे होंगे बल्कि मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपके इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, ठीक है। दूसरी बात है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। नाउ अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है एएस वाली, और अगर किसी नहीं पढ़ी उसके लिए भी, तो यू ऑल नो कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? देयर इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ केमिकल बॉन्ड, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है जी, तो ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। दिस इज नॉट बिटवीन वन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड विद विद एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल अगर ये है, तो इसका क्या फोर्स है इन दोनों के बीच में विद अनदर मॉलिक्यूल, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो कहलाती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, तलहा सेज रिपीट पॉइंट 1। तलहा पॉइंट 1 ये है कि पार्टिकल्स, तुम्हें पता है रैंडम मोशन में होते हैं हर वक्त,
राइट, क्योंकि बिकॉज एट एनी पॉइंट तुम्हारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, राइट। सो जब तुम्हारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा तो दे विल ऑलवेज बी इन रैंडम मोशन। अब जो ये रैंडम मोशन है, ऑब्वियसली रैंडम मोशन से वेलोसिटीज होगी, जब वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। सो जो इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है वो बेसिकली इस रैंडम मोशन से आ रहा है, ठीक है जी। और अब जो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जीज की, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो दैट कम्स फ्रॉम दीज इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। और इसको कैसे समझना है, इसको बेसिकली समझना है एक रबर बैंड की तरह। ये जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं, दीज आर लाइक रबर बैंड्स, रबर की तरह होती है, कि जब इसको खींचते हो तो ये एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देती है, और जब छोड़ोगे तो स्नैप बैक करेंगी, राइट। सो दीज स्टोर एनर्जीज, एक बेसिकली इलास्टिक मटेरियल है। ये स्ट्रिंग को खींचते हो तो टेंशन बिल्डअप होती है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर करती है। ये बॉन्ड्स भी इलास्टिक होते हैं एक तरीके से, इनको खींचोगे तो इनमें एनर्जी स्टोर होती है, छोड़ोगे तो जाके चिपक जाएंगे साथ। तो ये बॉन्ड्स जो है, these bonds are basically acting like these rubbers या elastics जो इन पार्टिकल्स को साथ रखती हैं। देखिए पानी सारा जो है वो एक ही साथ रहता है, ऐसा नहीं है पानी टुकड़े टुकड़े होके एक एक पार्टिकल अलग अलग अपनी जो है वो चहलकदमी करने जा रहा है, या सॉलिड जो है वो बीच में से खुद ही आधा होता है, खुद ही क्वार्टर होता है, खुद ही अलग अलग होता है। नहीं, सब कुछ चाहती है कि हम सब साथ साथ रहें। तो ये जो चाहना है सबका साथ साथ, ये इसलिए होता है बिकॉज दे हैव लाइक इलास्टिक रबर बैंड्स लाइक फोर्सेस बिटवीन देम, दीज आर नोन एज द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। अब जिसने एएस केमिस्ट्री पढ़ी वैसे में टेम्पररी डायपोल्स और परमानेंट डायपोल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ी उनको बस उनको ये याद रखें कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, दीज आर लाइक रबर बैंड्स। जब पार्टिकल्स एक दूसरे दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। व्हेन यू पुल पार्टिकल्स अपार्ट तो वो रबर बैंड एनर्जी स्टोर करेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब करीब करीब होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो आपकी जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी अराइजेज बिकॉज ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, मोलेक्युलर फोर्सेस, ठीक है जी। सो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, और बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में क्या सोचना है, दीज आर लाइक rubber bands, like rubber bands admit that can store energy as particles move away. Any problems in understanding internal energy? अब internal energy वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? जी सर, ओके, अच्छा। सो अब उसके बाद द नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज द वर्क डन, ठीक है जी। तो वर्क डन के बारे में बात करते हैं। और वर्क डन आपको पता है क्या होता है, वर्क डन होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और बेसिकली मैंने आप लोगों को एएस में एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था कि अगर आपको वर्क डन बाय अ गैस देना है या वर्क डन ऑन अ गैस देना है तो दैट कम्स थ्रू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। ये जो चीज थी वो आज इस दिन के लिए पढ़ाई थी, अब इस टॉपिक में बड़ा काम आने वाला है। थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले तो वर्क डन क्या है। वर्क डन ये है कि बेसिकली इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन, जैसे फॉर्मल डेफिनेशन हो तो एएस में करवाई गई, तो इस चैप्टर के लिहाज से कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दिस इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ सिस्टम। एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन सॉरी compression of a system अच्छा जी। नाउ कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन और एक्सपेंशन, इससे क्या मुराद है, सिस्टम एक्सपैंड करना, कंप्रेस करना। जैसे आप लोगों को याद है एक सिरिंज में, अगर एक सिरिंज में मैं गैस बंद कर दूं, ठीक है, ये आपकी सिरिंज है, इधर पिस्टन लगा हुआ है, जब आप इसको कम करोगे, बंद करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आप कंप्रेस कर रहे हो गैस को, और जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, बाहर की तरफ लेके जाओगे तो गैस अपनी वॉल्यूम बढ़ाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल गैस में सबसे ज्यादा आसान होती है ये चीज समझना, वर्क डन वाली चीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अगर एक सब्सटेंस जो है एक्सपैंड कर रहा है तो कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है तो कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, ठीक है जी। कैसा वर्क डन और क्या हो रहा है वो हमारी थोड़ी देर बाद में होगी जाके डिस्कशन, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा क्रूडली जो समझ रहे हैं, फिर एंड में जब फॉर्मूला वगैरह पढ़ोगे तब बिल्कुल फाइनल करेंगे। तो वर्क डन जो है वो बेसिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्रेशन और एक्सटेंशन of a system, and you need to recall this from AS
ठीक है जी। किसी को अगर डेरिवेशन देखनी है वाली इसकी क्या थी, वो आपकी एएस की पीडीएफ में होगा, और अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा, डू लेट मी नो। सो वो क्या है, रिकॉल फ्रॉम एएस द वर्क डन फॉर ए गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर, अंडर कांस्टेंट प्रेशर। अगर एक गैस है और उसका कांस्टेंट प्रेशर है तो उस पे वर्क डन कैसे दिया जा सकता है, उस पे वर्क डन जो है वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से दिया जा सकता है। दिस वाज द फॉर्मूला इन एएस। और एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है कि देखो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं आपको जो है वो क्या दे दूं, अगर मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे दूं, if I give you pressure और वॉल्यूम का ग्राफ, एंड द ग्राफ कैन बी एनीथिंग, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आता है। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर द कर्व। तो इफ यू हैव अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, सो द एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग योर वर्क डन, जो आपने वर्क किया होगा गैस पे, दिस विल बी योर वर्क डन। सो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे भाई। अगर तो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर हुआ, यू यूज दिस फॉर्मूला। अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो आपको ग्राफ के अंदर वर्क निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ेगा ताकि आप कर सको, ठीक है जी। सो कैन बी यूज्ड फॉर नॉन कांस्टेंट प्रेशर्स, ठीक है जी। ग्राफ यू कैन बी यूज्ड फॉर दैट। लेकिन एज आई सेड, कभी भी वो आपको ऐसे इरेगुलर एरियाज नहीं देखेंगे देंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ये ट्राइंगल ही होगा ताकि आप ट्राइंगल करके निकालो, या ट्रेपीजियम होगा। इरेगुलर शेप्स नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप इंटीग्रेशन वगैरह नहीं चाहते तो वो चीज नहीं हो सकती है। सो दिस इज वर्क डन कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्रेशन और एक्सपेंशन। देखोगे इधर वॉल्यूम के चेंज में ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन। अगर ये चीजें हो रही होती हैं तो वर्क डन किया जा रहा होता है, हो रहा होता है। कैसा वर्क डन थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं, लेकिन वर्क डन फॉर अ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर दैट्स प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम। एंड इफ यू हैव अ ग्राफ, आप प्रेशर और वॉल्यूम के एरिया ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, आप वर्क डन भी निकाल सकते हो। और तीसरी काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका सिंबल भी लिख लेते हैं जरा, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। एंड द सिंबल फॉर दिस इज W, ठीक है जी। एंड आ जाते हैं अपनी तीसरी कहानी पे। तीसरी कहानी जो है वो काफी सिंपल सी है, एंड दैट इज दी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। या हम क्या लिखेंगे, हम क्या इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, वर्क डन हीट एनर्जी बोल लेते हैं, हीट एनर्जी। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल Q है। और हीट एनर्जी के बारे में मैं क्या लिखूं, हीट एनर्जी है सिस्टम को एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हो, गर्माहट दे रहे हो या उससे गर्माहट ले रहे हो, ये बेसिकली कहानी पूरी आपकी हीट एनर्जी में आ जाएगी। ये तीन काइंड ऑफ एनर्जी है जो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इन थर्मोडायनेमिक्स। एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड, पूरी स्लाइड क्लियर सबको? हीट एनर्जी तला जैसे हीट एनर्जी होती है, किसी चीज को गर्म करोगे तो उसको हीट एनर्जी दोगे, किसी चीज को ठंडा करोगे तो उससे हीट एनर्जी लोगे। तो बेसिकली ये कहानी हीट एनर्जी, ठीक है। ये है, दिस इज सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं एक चीज पे जो आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए, अंदाजा होना चाहिए इस चीज का कि हर चीज थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करती है, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? मतलब ये हुआ कि आप एक ठंडे गिलास का पानी जो है वो अभी यहाँ पे रख दो, तो वो ठंडे गिलास का पानी गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होगा? बिकॉज जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उसकी जो सराउंडिंग है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पानी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगा, वो चाहेगा मैं भी 25 डिग्री सेल्सियस लाऊं, राइट। सो जो चीजें होती है, दोनों दोनों चीजें होती है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पानी तो गर्म हो रहा है, वो तो अपनी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग्स क्योंकि वो ठंडा था। और अब सराउंडिंग हीट एनर्जी दे रही है और पानी जो है वो हीट एनर्जी ले रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम बन रहा होता है। जिस भी चीज को जिस भी जगह में रखोगे तो दे ट्राई टू अटेन अ सर्टेन टेम्परेचर जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो हूं वो एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज साथ रख दूं, तो होगा ये गर्म चीज से एनर्जी जाएगी ठंडी चीज में, और ठंडी चीज जो है वो एनर्जी लेती रहेगी। तो जब ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, इन द एंड ये होगा कि दोनों जो है वो एक सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे।
तो दे विल एक्वायर सम सेम टेम्परेचर, जो दोनों जो है वो आ चुके होंगे, क्योंकि ये बड़े टेम्परेचर पे था, ये छोटे टेम्परेचर पे था। ये कहानी काफी सिंपल है, टेम्परेचर बड़े से छोटे टेम्परेचर तक ये जाएगी एनर्जी सारी, जाती 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 एक टेम्परेचर ये आता है जहां पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब ये बात नहीं है टेम्परेचर सेम ये है या टेम्परेचर सेम ये है, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, इन दोनों की कोई बीच की वैल्यू होगी जहां पे इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। कहने की बात क्या है, दे विल ट्राई टू अटेन सम फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्परेचर दैट इज एक्सेप्टेबल बाय बोथ ऑफ द थिंग्स। एक टेम्परेचर गिराएगा अपना, एक टेम्परेचर अपना गेन करेगा, ठीक है जी। तो ये कहानी होती है, और ये पूरी आपकी थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो है वो ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा, नाउ कुछ ओ लेवलिश कंटेंट हमने देखना है, ठीक है जी, जो आप लोगों को अक्सर बच्चों को काफी हद तक काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी और करनी पड़ेंगी, तो इसको थोड़ी सी हम ताकि सबको बात समझ में आए, विल गो ओवर दीज एंड वील डिस्कस ईच ऑफ देम थोड़ा थोड़ा डिटेल में रिगार्डिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर ए लेवल का कोर्स। तो सबसे पहले तो आपकी आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी ओ लेवल्स में, इट वाज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन ये होता 1 Kelvin without a change in the state of the material. It is a scalar quantity measured in joule per kilogram per Kelvin. ठीक है, तो ये क्या है, ये उतनी एनर्जी है जो आपको पर मास, पर यूनिट टेम्परेचर देना पड़ता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू गिव पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर फॉर द टू द सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मटीरियल। यानी सॉलिड को तुम एनर्जी दे रहे हो, ये शर्त है कि वो सॉलिड ही रहे, वो ये ना हो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, ठीक है। तो आपने स्टेट ऑफ द मटेरियल चेंज नहीं करनी, आपने उसको एनर्जी देनी है, और वो एनर्जी जो ये रिप्रेजेंटेड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, वो क्या है, इट इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास एंड आल्सो डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। सो इट्स हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। सो योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल सी। जो भी स्पेसिफिक वाली चीजें हैं वो हमेशा स्मॉल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होंगी, तो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सी। C will equal to Q upon M into delta theta. Theta is basically change in temperature, M is mass, Q is heat energy. अब अक्सर बच्चों को ये वाला फॉर्मूला जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से याद होता है, Q equals to MC delta theta. कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं, बस एक दूसरे से रीअरेंज्ड है। Q equals to MC delta theta, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ये हम बहुत इस्तेमाल करने वाले। अच्छा, एक तो होती है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर हीट कैपेसिटी की बात करूं, सिर्फ स्पेसिफिक की बात नहीं करूं, तो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी ये है कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए है 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर एनी सब्सटेंस, ये आपकी हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या हुई, इट इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय जस्ट द टेम्परेचर चेंज, और ये आपके पास Q अपॉन डेल्टा थीटा आ गया। अच्छा, अगर इसको बहुत क्लोजली देखोगे, क्या देखोगे क्लोजली कि C जो है वो क्या है, वो Q अपॉन डेल्टा थीटा है, राइट। अब अगर इसमें 1 अपॉन M मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, ये छोटा c बन जाता है ना, राइट। ऐसा ही है, छोटा c अगर बनाना है तो 1 अपॉन M मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके अंदर, सही है जी। सो बेसिकली अगर ये m मैं अगर मैं इसको छोटा सी बना दूं, यानी छोटा सी अगर ये है Q अपॉन डेल्टा थीटा इनटू 1 अपॉन M, M ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो M इंटू स्मॉल सी विल इक्वल टू कैपिटल C। यानी अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू M इंटू C, छोटा वाला C, ठीक है जी। और ये सारी कहानियां ये सब के लिए कांस्टेंट होगा, सबके लिए सेम होगा, किस चीजों के लिए, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी बनाने के लिए। अब ये चाहे लेटेंट वाली हो चाहे जो भी हो, स्पेसिफिक को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक बाय द मास, ताकि जब मास मल्टीप्लाई करो मास ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए तो बाकी की बस चीज बच जाए जो आपकी अलग से जो डेफिनेशन, ठीक है। सो दैट्स दैट। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका कुछ खास फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी समझाने की बात थी जो मैंने समझाई। अच्छा, फिर अब इधर आ जाते हैं एक बात पे जो आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क किस लिहाज से है, हीट कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूं, मेरी एक हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है। टेबल मेरे सामने पड़ी है, इसकी एक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। कोई पानी पड़ा हुआ है कहीं तो उसकी एक हीट कैपेसिटी होगी।
लेकिन ये जो चीज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट किस लिहाज से? कांस्टेंट इस लिहाज से के सपोज करो आपके पास 1 kg पानी पड़ा हुआ था, ठीक है, ये सारा पानी है, दिस इज ऑल वाटर, ये 1 kg पानी है, ये 1 kg पानी है, ये 2 kg पानी है, और ये 5 kg पानी, ठीक है जी, ये सारे ही पानी है, ठीक है। लेकिन ये जो हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, और इसके लिए अलग है। इन तीनों की हीट कैपेसिटी अलग होगी। लेकिन अगर मुझे इन तीनों के बीच में एक कांस्टेंट चाहिए है, तो उस हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दूंगा अगर, और उसको स्पेसिफिक में बना दूंगा, तो जब तक ये तीनों चीजें पानी है, इन तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक होगी। यानी कहने की बात यह हुई कि पानी को अगर पहचानना है कि वो पानी है, तो पानी की हमेशा एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी, उसकी स्पेसिफिक चीज कभी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हो तो हीट कैपेसिटी फॉर सिमिलर मटेरियल भी डिफरेंट हो सकती है, गिवन उनके मासेस डिफरेंट हो। 1 kg की हीट कैपेसिटी अलग होगी, 2 kg की हीट कैपेसिटी अलग होगी, 100 kg की हीट कैपेसिटी अलग होगी, लेकिन उनकी क्या चीज सेम होगी? उन सब के स्मॉल सी सेम होंगे, उन सब के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होंगे कि, और वो कब होता है? वो होता है जो आपको सी मिला, जो आपकी एनर्जी थी, उसको आप एम से डिवाइड कर दो, उसको फिर इसमें बनाओ, ठीक है जी। तो तब जाके ये चीज होती है। तो अगर आपको किसी भी मटेरियल को उनको बताना होगा कि ये इसके बारे में ये चीज है, कि पानी के बारे में बताना होगा कि पानी है वो, तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देंगे। स्पेसिफिक का मतलब यही है, ये उस चीज के लिए लोकलाइज्ड है। अब पानी चाहे 100 kg हो, 200 kg हो, 500 kg हो, वो उसके लिए स्पेसिफिक है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी पानी के लिए, ठीक है। अच्छा जी। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? ये जो चीज थी, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख गया, एक सेकंड में। अब चलते आगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे। अच्छा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है, किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हो, या लिक्विड से सॉलिड में लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी लगी। एक चीज को सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हो, या लिक्विड से सॉलिड में ला रहे हो, यानी मेल्टिंग वाली चीज हो रही है या फ्रीजिंग वाली चीज हो रही है। एक चीज हो रही है, उसका वाइस वर्सा हो रहा हो, यानी सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, तब जितनी एनर्जी दोगे सिस्टम में, ठीक है जी, बगैर टेम्परेचर चेंज किए हुए। जब स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होगे, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जब ये पूरी कहानी आपकी, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो या लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हो विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ऑब्वियसली आप एनर्जी पंप इन कर रहे हो सिस्टम में उसकी स्टेट बदलने के लिए, तो वो जितनी एनर्जी आप सिस्टम में डाल रहे हो डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट थिंग, वो कहलाएगी उस सिस्टम की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सो इट्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट थिंग। और ये किस चीज के लिए ट्रू होगा? ऑब्वियसली पर यूनिट मास है और विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है जी। स्टेट चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बिल्कुल उल्टा, उसमें क्या था? उसमें टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज नहीं कर रहे, इसमें स्टेट चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो ये कहानी ये है, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो ये लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है। दोनों चीज के लिए एक ही आप लगाओगे और कहानी वही होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जैसे हमने स्पेसिफिक के ऊपर बात करी थी, तो ये जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, अगर पानी की बात कर रहे हो तो ये पानी के लिए कांस्टेंट होगी, चाहे 2000 kg हो, चाहे 500 kg हो, चाहे 1 kg वाटर हो, सबके लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्या चीज? आपकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, स्मॉल एल से डिनोट की है मैंने, दैट इज Q अपॉन M, ठीक है जी। इसी के बरक्स आपके पास आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो वही चीज है लेकिन उसमें मास से डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। डेफिनेशन वही है लेकिन पर यूनिट मास वाली चीज नहीं है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, बस मास वाला लिंक नहीं है। तो ये जो Q यहां पे था, ये बेसिकली आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है जी। ये वो एनर्जी है जो आपको चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए। तो लेटेंट हीट फ्यूजन क्या हो गई? वो हीट एनर्जी हो गई, मास से डिवाइड नहीं कर रहे अब हम, ठीक है जी। और अब देखो, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो सिर्फ Q है, अब Q को मास से डिवाइड करते हो तो स्पेसिफिक आ जाती है। तो अगर मैं मास को उस साइड पे ले जाऊं, तो ये जो Q है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मास इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गई,
ठीक है जी। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो स्पेसिफिक होगी, जो आपको अक्सर और बेशतर दी हुई होगी, अगर उसको उस मटेरियल को उस अपने मास से मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों चीजों को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्यू, सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है कि अगर जो है वो स्पेसिफिक से एनर्जी निकालनी हो कितनी आई, तो उसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन क्या है? वही कहानी है, वही 1 kg मास है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस करना है, या फिर गैस टू लिक्विड जाओ। ठीक है जी। और वही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है जी। उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी? एनर्जी पर यूनिट मास। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करूंगा तो सिर्फ एनर्जी रह जाएगी, मास हट जाएगा, सिर्फ एनर्जी रह गई। और ऑब्वियसली अगर अगर आपको ये कैपिटल एलवी निकालना है तो ये मास इनटू स्मॉल एलवी होगा। स्पेसिफिक में मास मल्टीप्लाई करते हो तो एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ये चीज हमने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। आई एम प्रीटी श्योर ये वैसे भी सबको क्लियर होती है, बट अब से ये जो स्टार वाले जो फॉर्मूला है ये वाले, ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी कोई खास नहीं हो तो ऊपर हमने अगर डिस्कस कर लिया है। ये और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और अब हम जो है वो इनकी एप्लीकेशन जरा डिस्कस कर लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू डू अ क्वेश्चन। अच्छा,